अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार श्री भंवर सिंह जी सामोर कुछ ही समय में हमारे बीच होंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध गजलकार श्री बनवारी कार्यक्रम में मैं लक्ष्मणगढ़ से हमारे बीच पधारे साहित्यकार डॉक्टर एस.आर. टेलर साहब को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूं। श्री एस.आर. टेलर इस अतिथि के नाते ही आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती आशा कोठारी को। इससे पहले कि कार्यक्रम पे चर्चा करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, पहले मैं मंचस्थ अतिथि पहले माल्यार्पण करेंगे और फिर अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे। मां सरस्वती के चित्र पर अतिथि जन से मैं अनुरोध करूंगा माल्यार्पण कर आदरणीय सामोर साहब, चूंकि समय की अपनी एक मर्यादा है, शुरू करना पड़ा, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही आप हमारे बीच पधारे। मंच पे विराजे इंदिरा सिंह जी, मंच पे बैठ। अतिथियों का स्वागत सत्कार हमारी परंपरा। मैं सबसे पहले इंदिरा जी से अनुरोध करूंगा, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय बैजनाथ जी पवार को पुष्पगुच्छ भेंट कर हम सबकी ओर से इंदिरा जी के पुत्र श्री विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ईश वंदना के लिए मैं
एक अनसुलझी पहेली जिंदगी, इस शीर्षक से उसके विमोचन के निमित्त, उसके लोकार्पण के निमित्त रतनगढ़ में, चूरू जिले में रतनगढ़ में एडीजे कोर्ट में कार्यरत हैं। कोर्ट का कामकाज कुछ ऐसा है जिसमें सुबह से शाम फाइलों में जिंदगी तमाम होती है, सुबह से शाम होती है। उसके बावजूद भी इनकी जो एक साहित्यिक रुचि थी, उस रुचि के नाते रचना धर्मिता इनकी निरंतर चलती रही और पिछले 2 वर्षों से व्यग्रता पूर्वक ये प्रयत्न करती रही, निरंतर प्रयत्न करती रही कि मेरा ममत्व व्यग्रता की सीमा तक और बहुत सारे संजोग, उसको एक आकार देना, स्वरूप देना, फिर मुद्रण, फिर उसमें कुछ लिखवाना, फिर उसको लोगों के सामने लाना, बहुत सारे ऐसे जोग संजोग, सातों संजोग आज मिले। इस अवसर पर उन्हें शत शत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। प्रथम कृति वो अवसर नहीं होता कि बहुत कड़ी कसौटी पर उनकी कृति को, और हम शुभकामनाएं देते हैं। समीक्षा का सही अवसर नहीं है ये तो एक परिचयात्मक अवसर है। कृति के बारे में परिचय स्वरूप कुछ बातें यहाँ हम रखें, करें। मैं स्वकथ्य और स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा स्वयं इंदिरा जी को। ये अपनी बात रखें, अपनी कृति से संबंधित, इसकी रचना से संबंधित, और मंचस्थ जन का और आप सबका स्वागत करें। पधारे हुए प्रभु, आप समस्त काम में अपने हृदय से अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप प्रफुल्लता के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने पधार कर अपना अमूल्य समय देखते हुए यहाँ पर आप पधारे हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि जहाँ मेरे को घबराहट इस बात की थी कि मैं सही तरीके से, मुझे जिस प्रकार से आपको आमंत्रित करना था, मैं सही ढंग से कर भी नहीं पाई थी, और फिर भी आपने केवल ये जानकारी से मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर आपने जो मुझे खुशी दी है, इसके लिए शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और आपका पुनः और बार बार आपको हार्दिक धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबका, श्री गोपाल सिंह जी चौहान आप सबका स्वागत करते, परंतु उनकी माता श्री जी अस्वस्थ हैं, उत्तर प्रदेश में ही वो काफ़ी समय से वहाँ पर हैं, तो उनकी ओर से भी आप सबका स्वागत। इनके पिताजी, माताजी, इनके पूरे परिवार की ओर से आपका स्वागत। वस्तुतः प्रथम कृति का जब लोकार्पण होता है, विमोचन होता है, तो वो यहाँ वृद्ध लोग बैठे हैं, प्रौढ़ लोग बैठे हैं, इनसे उम्र में बड़े लोग बैठे हैं, इनको आशीष देने का एक अवसर है, शुभकामनाएं देने का अवसर है, भविष्य में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का अवसर है। तो मैं इस अवसर पर आमंत्रित करूंगा, इनकी कृति की समीक्षा के लिए या इनकी कृति का परिचय देने के लिए आमंत्रित करूंगा। लोहिया महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग की प्रभारी बहुत व्यस्त हैं, इनकी एक नेशनल सेमिनार हुई, उसकी प्रोसीडिंग का काम भी चल रहा है। चर्चा करें, अपनी बात रखें। मैं आमंत्रित करता हूं सरोज जी को। सम्मानित मंच और सुविज्ञ सदन, आप सभी को मेरा अभिवादन। इंदिरा सिंह की कृति के लोकार्पण की जानकारी मिली, सुखद आश्चर्य हुआ। बहुत पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि आप लिखती भी हैं क्या, और जब कृति की समीक्षा की बात आई तो मैं इंदिरा सिंह के आग्रह को टाल नहीं पाई। जो भी प्रयास किया है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। इंदिरा सिंह का कविता संग्रह एक अनसुलझी विविध विषयों पर लिखा गया है। लेखिका का यह प्रथम प्रकाशित हिंदी भाषा में लिखी गई कविताओं में अन्य भाषाओं के शब्द भी यदा कदा दिख जाते हैं। भाषा सरल, सहज और सुबोध है। विषय भी परिवेश से ही लिए गए हैं। जिस संजीदगी से लेखन किया है उसमें उठाए गए मुद्दे ज्वलंत हैं और साहित्य, समाज तथा संस्कृति से पूर्णतः संदर्भित हैं।
इंदिरा सिंह की कविताएं भावनाओं के साथ साथ कटु यथार्थ से भी भरी हुई हैं। घोर निराशावादी सुर चलते चलते आशावादी हो गया है। मेरा मानना है कि इनकी कविताएं केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव है। कुछ कविताओं में यथा अनजानी में गहरी संवेदनाओं के दर्शन होते हैं। अनजानी किसी अपने की ठुकराई हुई घात की मारी है। अनजानी किसी अपने की ठुकराई हुई घात की मारी है। जमाने की सताई हुई पीड़ित एक नारी है। विक्षिप्त वह नहीं इस पर हंसने वाली बेरहम ये दुनिया सारी है। अनजानी किसी अपने की ठुकराई हुई घात की मारी है। व्यक्ति मन की सृजना परिवेश, परिस्थिति और युगीन विचारधाराओं से हमेशा प्रभावित होती रही है। इंदिरा सिंह भी इन सभी से अप्रभावित नहीं है। आज के इस दौर के बिखराव, द्वंद्व, अकेलेपन और अपनी अहमियत और अस्मिता को खोजती नारी के दर्द को अभिव्यक्त करने का कार्य कवयित्री की कविताओं में बार बार देखा जा सकता है। यथा न झांक सका कोई अंतः मन में जहाँ स्नेह भाव की सरिता है। न झांक सका कोई अंतः मन में जहाँ स्नेह भाव की सरिता है। आंकी न दर्द व्यथा दिल की संग क्या क्या जिसके बीता है। प्रत्येक सृजनकार को अकेले चलना होता है और सर्वथा नई संप्रेषण स्थिति के सामने से मौन होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब वह मौन होता है तभी दुख को जान पाता है। जैसे मैं उदास जीवन राहों पर भटक रही हूँ इधर उधर। मैं उदास जीवन राहों पर भटक रही हूँ इधर उधर। कांटों वाली राहें सम्मुख मैं जाऊँ किस और किधर। एक और बेबस हूँ ऐसे कि जैसे पंछी पिंजरे में होता है। छा गई बदली मायूसी की जीवन का घट तो रीता है। कवयित्री ने दर्पण पर बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। मैं इसे सबसे खूबसूरत, मेरे विचार से बहुत अच्छी कविता कहूंगी। आईना शीर्षक वाली इस कविता में दर्पण से सीखने की बात कही गई है, जो कि सराहनीय है। वो इस प्रकार है। आईना तुमसे सीखना है। आईना तुमसे सीखना है सच बोलना, जिंदगी को जीना तुम जैसा बनना। आईना तुमसे सीखना है सच बोलना, जिंदगी को जीना तुम जैसा बनना। जैसा है वैसा दिखाना, सच को सच बताना, झूठ को गले न लगाना। आईना तुमसे सीखना है। अंत में हम कह सकते हैं कि कविता अपने परिवेश और जीवन को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कवयित्री जीवन के जटिल यथार्थ और त्रासद अनुभवों को संपूर्ण ईमानदारी के साथ पाठक के सम्मुख रख देने को आतुर नजर आती है। पुस्तक का शीर्षक सभी कविताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया है। शायद कोई और उपयुक्त शीर्षक रखा जाता तो ज्यादा उपयुक्त होता, ज्यादा सही होता। इस पुस्तक का आवरण सुंदर है। मुद्रण पूरी तरह से त्रुटिहीन नहीं है। कविताओं को और भी संवारने की जरूरत नजर आती है। कुल मिलाकर ये कविताएं बौद्धिक सजगता की अपेक्षा चुपचाप आत्मानुभूत सत्यों के संगम पर ला खड़ा कर देती है। निसंदेह ये कविताएं कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों और मनस्थितियों से उपजी हैं। निसंदेह ये कविताएं कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों और मनस्थितियों से उपजी है। मैं इस कृति का अभिनंदन तथा इंदिरा सिंह का साधुवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सटीक और कुछ चेहरे नए से दिखाई देते हैं। ये चूरू का एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह है। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू 1964 में स्थापित हुआ। संस्कृति, साहित्य, इतिहास, कला इत्यादि क्षेत्रों में कार्य करता है और निरंतर यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो नगर श्री के इस पवित्र प्रांगण में आज इस कृति के विमोचन के कार्यक्रम के निमित्त यहाँ हम एकत्रित हैं। जो बंधु बाद में पधारे उनका भी पुनः एक बार अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा श्री ओम प्रकाश तंवर साहब को। खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं समीक्षा करूं। यद्यपि मैं इतना तो बड़ा सुशिक्षित नहीं हूं, फिर भी जैसा मैं समझ पाया मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पुस्तक में छोटी बड़ी कुल 55 कविताएं हैं। विनय शीर्षक की पहली कविता, जिसमें कविता ने अपने एक स्वप्न का वर्णन किया है। स्वप्न में उसे विद्या की देवी माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं
वह माँ सरस्वती से प्रार्थना करती है कि वह उसके अंधकार को दूर कर उसे ज्ञान प्रदान करे। दे दो ज्ञान मुझे देवी माँ, दे दो ज्ञान मुझे देवी माँ, मेरा सब अज्ञान हरो। दे दो मधुर वाणी देवी माँ, अहंकार सब दूर करो। निश्चित ही माँ सरस्वती ने सुश्री इंदिरा सिंह की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें पुस्तक लेखन की शक्ति प्रदान की और वह एक अनसुलझी पुस्तक को लिखने में सक्षम हुई। इंदिरा सिंह ने अपनी अभिलाषा आसमान को छूने की, पुष्प बन खिलने की, खुशबू बन महकने की, चिड़िया बन चहकने की, कोकिला बन कुहकने की को व्यक्त किया है। अभिलाषा कविता के माध्यम से वह अनजानी डगर पर चली जा रही है इस दिए की, उस दिए की तलाश में जो अंधकार को मिटाकर रोशनी को फैलाएगा। तलाश कविता जीवन में आशा रखने एवं निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। चली जा रही हूँ बरसों वर्ष से एक अनजानी डगर पर, तम को चीर कर कहीं तो मिलेगी लो उस दिए की। डगर पर तम को चीर कर कहीं तो मिलेगी लो उस दिए की, कभी तो मिलेगी रोशनी उस दिए की। अपनी अगली कविता मौन में वह लिखती है, बिना मंथन कुछ भी नहीं, बिना मंथन कुछ भी नहीं, सार पाने के लिए मंथन जरूरी है। अमृत पाने को मंथन किया गया क्षीर सागर का। वह जिंदगी को एक अनसुलझी पहेली मानती है और मौत को उसकी सहेली। जिंदगी है एक अनसुलझी पहेली, जिसकी मौत है ऐसी सहेली, जो साथ उसके रहती नहीं मगर हर पल साथ रहने का एहसास दिलाती है। कविता अनजानी एक विक्षिप्त औरत की व्यथा है। अनजानी किसी अपने की ठुकराई हुई, घात की मारी है, जमाने की सताई हुई पीड़ित एक नारी है। विक्षिप्त वह नहीं, इस पर हंसने वाली बेरहम ये दुनिया सारी है। एकाकीपन बहुत भारी होता है, लेकिन जब स्नेह का बंधन मिल जाता है तो एकाकीपन ओझल हो जाता है। हो चुका ओझल वह, एकाकीपन बोझिल जीवन मिल गया मुझको, यह स्नेह का बंधन नव जीवन। स्नेह का बंधन कविता में उन्होंने इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। प्रिय, जब न थे तुम पास, तुम्हारी याद मौन प्रतीक्षा, तोरी याद सताए सजन घर आएंगे। आदर्श आदि कविताओं में प्रिय से मिलने की प्रतीक्षा में बैठी नायिका का वर्णन उल्लेखनीय है, पठनीय है। मैंने किया है 16 श्रृंगार, सजन घर आएंगे। मैंने ओढ़ी है चुनरिया लाल, सजन घर आएंगे। मेरे कंगना खन के आज सजन घर आएंगे, मेरी पायल सन के आज सजन घर आएंगे। विरहा में तोरे चैन न आए, नैना मोरे झरझर नीर बहाए, तू कहे न आए तोरी याद सताए। जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन ये प्रतीक्षा तब समाप्त हो गई जब नायक अदृश्य हो गया, वह कण कण में व्याप्त हो गया। मुझे रोता बिलखता छोड़कर तू अदृश्य हो गया। अब तू रहा ना तेरा इंतजार रहा, बस यादें हैं उस इंतजार की, ख्वाब की, फुहार की, बहार की, किरण की, छुहन की, महक की, ख्याल की। अब तू किसी एक रूप में नहीं, कण कण में व्याप्त हो गया। यहाँ की शब्द की जो पुनरावृत्ति है वो विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रही है। गरीब के पास पैसा नहीं, गरीब और अमीर का अंतर बताया इन्होंने। गरीब के पास पैसा नहीं, खूब सारी भूख है, मगर रूखा सूखा जो मिल जाए अपनी तृप्ति कर खुली छत के नीचे चैन से सो जाता है। और अमीर अथाह पैसा होकर सुख सुविधाओं में रहकर चैन से रह नहीं पाता। क्यों कोसता है ये? गरीब को कहती हैं कि तुम अपनी गरीबी को कोसता क्यों है? तुम्हारे पास तृप्ति है, तुम्हारे पास संतोष है, तृप्ति है, सब कुछ है। पैसे में तृप्ति नहीं है, चैन नहीं है, नींद नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? कविता में कुत्ते की आदमी से शिकायत है। कुत्ता आदमी शिकायत करता है, उसने आदमी को कभी, उस कुत्ते ने आदमी को कभी गाली नहीं दी, किंतु आदमी की बिरादरी कुत्ते को बदनाम करते। जब भी कोई आदमी गलत काम करता है तो कुत्ता कहीं का, तो कुत्ते को शिकायत, तो मैंने भाई तुम्हारा क्या बिगड़ा, तुम मुझे बदनाम क्यों करते हो, मेरी बिरादरी को गाली क्यों देते हो? क्यों छलता है में आदमी के दोहरे रूप का वर्णन। आदमी के चेहरे पर दूसरा चेहरा भी होता है, और स्त्री पुरुष के
निरंतर घटते अनुपात के दौर में नमस्ते नमस्तस्यै नमस्तस्यै की ये पंक्तियां बेटी की माँ को गौरव प्रदान करती है। ये सामयिक है। अपनी प्यारी बेटी को मैं सबला बनाऊंगी, बेटी की हूँ माँ, बेटी की हूँ माँ, ये गौरव से कहलाऊंगी। तेरी बिटिया में दहेज दानों से पीड़ित अबला की कहानी है, लेकिन अबला नहीं है, मैं नारी हूँ, अबला नहीं सबला हूँ, मैं नारी हूँ, बेचारी नहीं अम्बा हूँ। माँ विश्वास है, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है। एक प्रश्न है समाज से कि वैवाहिक संबंध में विच्छेद होने पर परित्यक्ता का दाग केवल पत्नी पर ही क्यों लगता है, पति पर क्यों नहीं? जब डिवोर्स हो जाता है तो कहते हैं परित्यक्ता है। पुरुष इस तरह के एडजेक्टिव से मुक्त है, उसको कोई नहीं कहता कि परित्यक्त है। और आईना जैसा कि जैसे पूर्व समीक्षक सुश्री हारित ने कहा है, आईना बहुत अच्छी कविता लगी। आईना तो दिखाता है हर शख्स को उसकी असलियत, आईना तो दिखाता है हर शख्स को उसकी असलियत, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। आईना तुमसे सीखना है सच बोलना, सच्चे प्रेम की सीख प्रेमी मन में हंसों के जोड़े से ले। हंसों का जो जोड़ा है वो प्रेम